आज के अध्याय का नाम क्या है? आर्यभट्ट। आकाश में चमकते सितारे सदा से मनुष्य के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। मानव युगों से यह कल्पना करता रहा है कि वह इन नक्षत्रों के रूप, रंग, आकार और रचना को जान सके, उनकी यात्रा कर उनके बारे में अनुभव प्राप्त कर सके। यह विचार भी उसे गुदगुदाता रहा है कि किसी न किसी नक्षत्र पर उनके जैसे लोग भी बसते होंगे। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे आकाश में विद्यमान नक्षत्रों की खोजबीन करने के लिए प्रेरित किया है। यानी ये विचार हमेशा मन में क्या होता रहा है कि कहीं न कहीं हमारे ही जैसा क्या होगा, ग्रह पे लोग क्या करते रहते होंगे, वास करते होंगे, निवास करते होंगे, है कि नहीं। बहुत सारे नक्षत्र हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, तो उस पर क्या होगा, हमारे ही जैसा लोग रहते होंगे। हो सकता है ऐसा जिज्ञासा कर रहा है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, है कि नहीं, जानना चाहता है कि आकाश में कहीं न कहीं तो खोज होता रहा है। प्राचीन काल से ही क्या होता रहा है, खोज जारी है। युगों से चले आ रहे परीक्षणों के कारण ही आज समाज धरती पर बैठे बैठे ही कुछ नक्षत्रों में घटने वाली घटनाओं को जानने में सक्षम है। तो परीक्षण का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, प्रयोग करना, है कि नहीं, है कि नहीं, प्रयोग करना। तो मानव धरती पर बैठे बैठे ही बहुत सारे नक्षत्र में जो घटने वाली घटनाएं हैं कि कैसे घटित होता है कि नहीं, और इसके कारण उसके बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ली। भारत में हजारों वर्ष पूर्व से ग्रह नक्षत्रों के विषय में विस्तार से चिंतन मनन किया है। आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। उनके अनुसार तारामंडल क्या है, स्थिर है। यानी भारत के वो पहले व्यक्ति हुए जो क्या बताए कि पृथ्वी क्या कर रहा है, अपने धुरी पर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर पूर्व से किधर घूम रही है, ये भी बता दिए कि पृथ्वी कैसे घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। हम भी पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं। हम भी पृथ्वी के साथ क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आज यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि नहीं, ये सत्य बात है। तथ्य का मतलब ये सत्य है, पर उस समय लौकिक मत में ऐसी बात करना पाप समझा जाता था। आज यह बात क्या हो चुका है, सत्य हो चुका है। आज अगर बोला जाए, है कि नहीं, कोई नया चीज जैसे आविष्कार हुआ तो आदमी को अगर नहीं पता है, अगर वो बात बोलो तो उस चीज पर विश्वास करता है, लोग नहीं करता। तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, भीड़ जाएगा, है कि नहीं। तो सोच सकते हो जब पहली बार कोई वैज्ञानिक खोज कर रहा होगा तो उसको कितना कष्ट झेलना पड़ता होगा, है कि नहीं। क्योंकि सब तो खोज कर नहीं पाता है। जिसको वैज्ञानिक सोच होगा वही ना खोज कर पाएगा, जो प्रयोग करेगा, जो अध्ययन करेगा। तो ये तो मुट्ठी भर लोग होते हैं, नहीं होते हैं। और ये जो खोज होता था तब क्या करते थे लोग, उसका विरोध करते थे। क्योंकि धर्म ग्रंथ भी यही कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है। आज भी बहुत सारी चीज़ ऐसा मान्यता लोगों में है कि अगर तुम बोल दो, जो मान्यता है पीछे से मानते हुए आ रहा है, परंपरावादी जो होता है कि नहीं, जो परंपरा से बोलता है कि चलते हुए आ रहा है, अगर तुम उसमें क्या करो, बोलो कि ऐसा नहीं होता है कि नहीं, सत्य बात ये है, वैज्ञानिक ने इस चीज़ को प्रूफ किया है कि नहीं, तो तुम्हारा क्या होगा वहाँ पे। अगर वो अज्ञानी है, मूर्ख है, तो तुम्हारा क्या करेगा, विरोध करेगा, नहीं कर देगा, कर देता है। वो जानना नहीं चाहता उस चीज़ को। यहाँ क्या बातें बोली गई है कि जिज्ञासा करना, यानी जानने की इच्छा, यानी उसको इस बात से कोई वो नहीं है। वो सीधा बोलता है कि हमारे पूर्वज ने ये बता दिया है, तो ये बात क्या है, सत्य है। ऐसा होता है कि जो पूर्वज तो नहीं पढ़े लिखे थे, है कि नहीं, तो वो जो बात बोल देंगे वो सत्य ही बात हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
और धर्म ग्रंथों में अगर लिख दिया जाए तब तो और भी बड़ी बात हो जाती है। नहीं, लोग और उस पर विश्वास करने लगते हैं कि एक ग्रंथ में लिखा गया है। नहीं, तब तो और तुमको लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। आर्यभट्ट का जन्म अस्मक प्रदेश में 476 ईस्वी में हुआ था। गोदावरी एवं नर्मदा नदी के क्षेत्र को अस्मक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी गोदावरी नदी और नर्मदा के जो बीच का जो क्या होता है, दोआब होता है ना। दोआब हम लोग भूगोल में पढ़े हैं। अरे समझ में, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो नर्मदा और गोदावरी के बीच में क्षेत्र आता है, अस्मक प्रदेश आता था, है कि नहीं। वे अपने नए विचारों का प्रचार, लोगों में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने एवं उत्तर भारत के ज्योतिषियों के विचार का अध्ययन करने पाटलिपुत्र आए। देखो, पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, है कि नहीं। वे बोल रहे हैं कि वे अपने नए विचार का प्रचार करने, यानी वो जो खोज किए थे उसको लेकर के, और लोगों में जो अंधविश्वास, अंधविश्वास का मतलब अंधा विश्वास, है कि नहीं। अरे समझ में, मान्यता जो होता है ना वो अंधविश्वास ही होता है। लोग झूठे का क्या करते रहता है, मानता रहता है, उसके बारे में जानता नहीं रहता, लेकिन कहता है ना कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो पाटलिपुत्र आए। पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर एक आश्रम में उनकी वेदशाला, वेदशाला का मतलब प्रयोगशाला, है कि नहीं, प्रयोगशाला। तो वेदशाला थी जहाँ तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखते थे। यानी उस समय भी बताओ, अरे समझ में, उस समय जिस समय आर्यभट्ट हुए, कितना ईस्वी, 476 ईस्वी, उस समय में जब कि पश्चिमी देश बहुत सारी चीज कुछ भी खोज भी नहीं किया था। उस समय हमारे देश में क्या सब है, बहुत सारे चीज़ों का खोज हो रहा, तांबे पीतल का बहुत सारे यंत्र, दूरबीन, क्या क्या सब था, बहुत सारी चीज था, है कि नहीं। आर्यभट्ट को ज्योतिष सम्राट कहा जाता है। आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है, इन्हीं खोजों के कारण आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है, ज्योतिष सम्राट का नाम दिया। ज्योतिष सम्राट का मतलब ज्योतिषों का राजा है, राजाओं का राजा। पर गणित में भी उन्हें विशेष कुशलता प्राप्त थी, और गणित में भी कम नहीं थे। गणित में भी क्या है, कुशलता पूरा क्या है, बहुत ही योग्य है। इन विषयों में उन्होंने अनेक पुरानी मान्यताओं का खंडन कर नवीन मतों का स्थापना की। और जो पुरानी मान्यताएं थी, बहुत सारी मान्यताएं, उसको क्या किया, अपने ज्ञान के द्वारा क्या किया, उसको लोगों को बताया, लोगों को दिखाया प्रयोग करके। तो लोग क्या होने लगे, मानने लगे, उसका खंडन किया और नवीन विचारधारा का क्या किया, प्रसार किया। वे स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, है कि नहीं। मान्यता का मतलब ही होता है बंधन। मान्यता का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हम पकड़े हुए हैं तो आजाद हुए, गुलाम हो गए, हम क्या हो गए, गुलाम हो गए, नहीं हो गए। गुलामी का असली मतलब क्या होता है, किसी भी मान्यता को पकड़े हुए हैं उसी को तो गुलामी कहते हैं, नहीं कहते हैं। भले ही अंग्रेज हमको क्या करके चले गए, हमारे देश को छोड़ करके चले गए, लेकिन अभी भी हम क्या हो चुके हैं, अपने मानसिक गुलामी से आज़ाद हो पाए हैं, मान्यताओं से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। और किसी भी दबाव में आकर गलत बातों को स्वीकार करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। और किसी भी बात को हम क्या करते हैं, अगर दबाव में आकर के उस बात को अगर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना, समाज बोलता है ना कि ये चीज़ तुमको क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, नहीं बोलता है। और लोग दबाव में आकर के क्या करता है, उस चीज़ को मानता भी है कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि किसी भी दबाव में आकर गलत बातों को स्वीकार करना उसके स्वभाव में नहीं था। और लोग बोल देता है ना कि गलत नहीं करेगा तो चलेगा ही नहीं। अरे समझ में, सत्य पर रहेगा तो क्या होगा, चलेगा ही नहीं, जिंदगी नहीं चल पाएगा। तो वो क्या करते थे, इसके विरुद्ध हो गए थे। आर्यभट्ट ने अपने अनुभवों और विचारों को आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में
संकलित किया। इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यभट्टियम नाम का क्या है उनका ग्रंथ है। इसी में क्या किया, इस चीज को संकलित किया। उनकी पुस्तक के एक श्लोक के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट उस समय केवल 23 वर्ष के थे। आजकल लोग 23 वर्ष में क्या कर पाता है, कुछ कर पाता है, लेकिन उनके एक श्लोक के जानकारी से जो प्राप्त होती है, क्या बता रहे हैं, केवल कितने वर्ष के? 23 वर्ष के। उस समय जब यह पुस्तक लिखी गई, यानी आर्यभट्टीय जब लिखा गया उसका उम्र कितना है? 23 वर्ष। है ना आश्चर्य की बात? यह आश्चर्य की बात होती है कि नहीं? 23 वर्ष में लोग क्या कर पाता है। लेकिन जितने भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो 23 वर्ष की उम्र में अपने क्या कर लिए हैं, बहुत सारे काम कर चुके हैं। नहीं कर चुके हैं? भगत सिंह को ही ले लो, है कि नहीं? भगत सिंह को कितना वर्ष की उम्र थी? लगभग 23 वर्ष की उम्र में ही क्या हो चुका था, फांसी पे चढ़ चुके थे। नहीं चढ़ चुके थे, है कि नहीं? देश के लिए फांसी पर क्या हो चुके थे। ऐसा बात नहीं है कि उसके घर से बंधन नहीं था, उसको समाज से बंधन नहीं था, है कि नहीं? समाज से बंधन उसको भी था, है कि नहीं? देश से बंधन था, नहीं था, लेकिन सब चीज को तोड़ करके, सभी मान्यताओं को खंडित करके वो भी क्या कर पाए, क्या हो गया, देश के लिए अपना क्या कर दिया, आहुति दिया। क्योंकि इतनी छोटी आयु में धर्म ग्रंथों और परंपरागत धारणाओं का खंडन कर, यानी इतनी छोटी उम्र में वो क्या कर रहे हैं, ये जो परंपरागत ये जो मान्यता है उसका क्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। नवीन विचारधाराओं, है कि नहीं? नवीन विचारों और धारणाओं की स्थापना करना कोई आसान काम नहीं था। लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जो कर रहे हैं बहुत छोटी सी उम्र में, ये कोई आसान बात नहीं है। आर्यभट्टीय में गणित और ज्योतिष दोनों ही है। उनका जो बुक है आर्यभट्टीय, उसमें गणित और ज्योतिष दोनों दिया गया है। यह महान ग्रंथ केवल 242 पंक्तियों एवं 21 श्लोकों में सिमटा हुआ है। कितना पंक्ति? 242 पंक्ति और 21 श्लोक इसमें है। अब सोच सकते हो कि कितना छोटा सा किताब है, लेकिन एक बात समझ में आ जाना चाहिए, श्लोक के एक शब्द जो होते हैं ना, है कि नहीं? श्लोक का लगता होगा कि बहुत छोटा है, लगता होगा, क्या लगता है कि बहुत ही छोटा है कि नहीं? लेकिन एक श्लोक का जो व्याख्या होता है वो क्या हो सकता है, उस पर एक ग्रंथ बन सकता है, मोटी सी किताब बन सकती है कि नहीं? उसका जो विवेचना किया जाए, उसका जो व्याख्या किया जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत ही बड़े ग्रंथ बन जाते हैं। इसीलिए एक श्लोक में बहुत सारे बातों को क्या होता है, छुपा हुआ रहता है कि नहीं? पर यह है कि गणित और ज्योतिष का अपूर्व भंडार, यानी अपूर्व भंडार का मतलब, गणित और ज्योतिष का अपूर्व भंडार का मतलब इससे पहले ऐसा खोज नहीं हुआ था, है कि नहीं? आर्यभट्ट ने ये चीज सब क्या किए, उसकी खोजें की। आर्यभट्ट महान ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने अपने काल में फैले अनेक अंधविश्वासों का खंडन किया। उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि पृथ्वी क्या है, गोल है। लोक की मान्यताएं क्या थी कि पृथ्वी क्या है, चपटा है। लोग को दिखाई भी देता है कि चपटा है, लेकिन वो सबसे पहले क्या बताएं कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और अपने धुरी पर क्या करते हैं, चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारणों पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला। इन्होंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण होते हैं। अभी भी लोग की मान्यता क्या है, समझ में आ रहा है? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं लोग? अनर्गल बातें बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आलतू फालतू बातें बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब बताओ, अभी भी आदमी का दिमाग नहीं खुला हो,
है कि नहीं? और लोग मानता ही है इस बात को, नहीं मानता है कि नहीं? इसका कारण क्या है? अज्ञानता, है कि नहीं? जब लोगों के पास क्या हो जाए, शिक्षा आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? अभी भी बहुत सारे क्या है हमारे देश में शिक्षा की कमी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सब जानना जरूरी है कि नहीं? कितना तो पढ़ भी लिख भी लिया फिर भी उसी चीज़ पर विश्वास करता है कि नहीं? क्योंकि वो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा वही चीज़ बताया जाता है, नहीं बताया जाता है। तो वो पहली बार बताएं कि ये जो चंद्रमा और पृथ्वी जो है कि नहीं, इस पर जो परछाई पड़ती है उसी के कारण क्या होता है, क्या होता है? सूर्य और चंद्र ग्रहण उसी के कारण बनती है, होता है। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने आज से हजारों वर्ष पहले यह बताया कि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, अपितु वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है कि नहीं? अभी भी कोई बड़े आदमी है कि नहीं? बड़े आदमी जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान लो कि कोई है कि नहीं, अब वो पढ़ा लिखा नहीं है कि नहीं, और उससे पूछो तो वो नहीं बता पाता, इस चीज़ को बता पाता है। तो वो पहली बार बताएं, क्या बताएं कि चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। आर्यभट्ट के अध्ययन से उस समय लोगों ने जान लिया था कि चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित समय होता है। सूरज, चांद तथा नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते हैं उसे रवि मार्ग कहा जाता है, और इसी के आधार पर ज्योतिष ने 12 राशियों का विभाजन किया। यानी 12 राशि का विभाजन किस आधार पर किया? रवि मार्ग के आधार पर, है कि नहीं? इसी के आधार पर ज्योतिष ने 12 राशियों का क्या किया? विभाजन किया। आज भी यह मान्यता है कि आकाश के ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। आज भी यह मान्यता है कि नक्षत्र ग्रह क्या करते हैं? मनुष्य के जीवन पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। परंतु आर्यभट्टीय ने किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं झलकता, लेकिन इस प्रकार की ये जो बोलते हैं, नहीं बोलता है कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो लोग को क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बहुत सारे मान्यताएं लेकर के चलता है ना लोग, रे छुआ गया, ये हो गया, जाओ गंगा स्नान करो, ये करो, वो करो, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें होता है कि नहीं होता है? तो ये सब जो आर्यभट्टीय जो किताब है उसमें ये सब नहीं झलकता। यह ग्रंथ पूर्णतया विज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? विज्ञान। क्योंकि अंधविश्वास को विज्ञान क्या कर देता है? काट देता है, नहीं काट देता है। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि शून्य की उपयोगिता को प्रमाणित करना था। कहा जाता है कि शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने नहीं की। देखो वो खोज किए नहीं थे, है कि नहीं? हमारे जो ग्रंथ सब थे ना, है कि नहीं, आए समझ में? उसमें एक शून्यता का सिद्धांत है कि नहीं? ये आता है उनको बौद्ध धर्म से, है कि नहीं? और बहुत सारे ग्रंथों में था, है कि नहीं? उसी को खोज करके क्या कर दिए हैं? वो बताए, है कि नहीं? तो शून्य की उपलब्धि की उपयोगिता के बारे में कौन बता रहे हैं? आर्यभट्ट। जिसके आधार पर क्या किया? बड़ी से बड़ी संख्या को सरलता से लिखा जा सकता है। कंप्यूटर की माप में शून्य का महत्व सर्वविदित है। देखो शून्य के माध्यम से ही क्या हो गया? जितना भी मान लो कि कंप्यूटर का एल्गोरिथम चलता है कि नहीं? कंप्यूटर जो काम करता है कि नहीं? वैसे भी देखो होगे कि उस पर बाइनरी नंबर के आधार पे, है कि नहीं? 0 और 1 के आधार पे, है कि नहीं? द्विआधारी मात्रक पढ़ते हैं हम लोग, नहीं पढ़ते हैं, है कि नहीं?
तो उसी के आधार पे किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो आज जो हम कंप्यूटर के में उसकी माप को किसके द्वारा, शून्य के द्वारा क्या करते हैं। तो ये जो प्रणाली दिया गया वो किसके द्वारा, आर्यभट्ट ने बताया सबसे पहले शून्य के बारे में। अंतरिक्ष की सभी गणनाएं उनके बिना संभव नहीं है कि नहीं, यानी असंभव है। अच्छा बताओ, सूर्य की पृथ्वी से दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, तो उस पर देखता होगा कि क्या होता है, 10 टू द पावर कुछ लिखा हुआ रहता है, नहीं लिखा हुआ रहता है। यानी ये क्या है, शून्य के घात है कि नहीं, है कि नहीं। 10 पर घात देते हैं ना, जैसे 8 है तो वो क्या है, शून्य का ही क्या है, उस पर शून्य पर हम क्या चढ़ाते हैं, पावर चढ़ाते हैं, घात चढ़ाते हैं। तो ये जो गणनाएं हैं अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह हैं उसके बीच की दूरी ज्ञात करने में, है कि नहीं, कोई भी गणनाएं करने में, है कि नहीं। अभी तक तो इतना तक परमाणु की भी क्या होता है, परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इसकी भी जो क्या है आकार को मापने के लिए भी उसमें भी क्या करते हैं हम, इस चीज का उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं। विद्वानों के कथानुसार शून्य का ज्ञान भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही दिया, है कि नहीं। शून्य का जो ज्ञान भारत से ही कहा जाता है और भारत में आर्यभट्ट के द्वारा ही क्या किया गया, सबसे पहले इसको समझाया गया, दिखाया गया, है कि नहीं, खोज करके लाया गया। आर्यभट्ट ने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के अनेक सिद्धांत अपनी पुस्तक में दिए। अंक गणित के बारे में बताएं, बीज गणित जो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, रेखा गणित जो पढ़ते हैं उसके सिद्धांत के बारे में बहुत सारे बातें बताएं। उस समय वृत्त के व्यास और परिधि की जानकारी कम ही गणितज्ञों को थी, बहुत कम गणितज्ञ जानते थे किसके बारे में। अब बताओ, वृत्त के परिधि और व्यास के बारे में अगर जानकारी नहीं रहेगा तो गोला, शंकु, बेलन, ये सब जितने भी हैं, है कि नहीं, उसके बारे में पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आर्यभट्ट ने आज से लगभग 1500 वर्ष पहले अनुसंधान किया और बताया कि यदि वृत्त का व्यास ज्ञात है तो वृत्त की परिधि मालूम की जा सकती है। आज से हजारों साल पहले क्या बताएं कि वृत्त की क्या है, अगर वृत्त का व्यास अगर मालूम है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, परिधि मालूम कर सकते हैं। आर्यभट्ट ने गणित की असंख्य बारीकियों को बड़ी कुशलता से समझाया तथा नए नए सिद्धांत स्थापित किए। बहुत सारे नए सिद्धांत हमको क्या किए, ला करके दिए, उसका खोज किया, उसका अनुसंधान किया। आर्यभट्ट ने ज्यामिति के क्षेत्र में भी अपना प्रतिभा का अनुपम प्रदर्शन किया। उन्होंने त्रिकोण की 3 भुजाओं, उनके कोणों का अध्ययन कर कोण की समिति की नई पद्धति की खोज की। यानी आज हम पढ़ते हैं ना त्रिकोणमिति, पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति। तो तीनों भुजाओं और उसके कोण के बीच क्या किया, संबंध स्थापित किया। क्या किया, कोण, त्रिकोणमिति में यही पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच का जो संबंध है कि नहीं, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं, है कि नहीं। और यही पूरा जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, है कि नहीं, वो इसी पे आधारित है। बाद में यूनानी गणितज्ञों ने भी इनकी चर्चा की और धीरे धीरे यह ज्ञान यूरोप में फैला। यानी भारत में खोज हुआ इस चीज़ का और धीरे धीरे कहाँ हो गया विस्तार। ये चीज़ जानते हो ना कि लोग भारत आते थे पढ़ने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है कि नहीं। ये दोनों विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था, है कि नहीं। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किस प्रकार विख्यात थे। आज का जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे है वैसे ही क्या था उस समय के विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय।
आज विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले रेखागणित को यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की ज्यामिति पर आधारित भले ही मानते हों, पर इसकी विस्तृत जड़ें आर्यभट्टीय में देखी जा सकती हैं। भले ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सब पढ़ते हैं 10वीं में जाओगे तो, है कि नहीं, यूक्लिड का प्रमेय पढ़ते हैं, है कि नहीं, तो जो भी पढ़ते हैं संख्या पद्धति में पढ़ते हैं इस चीज़ को, है कि नहीं, ज्यामिति में भी पढ़ते हैं यूक्लिड का प्रमेय, है कि नहीं। तो ये सब जो है किनके द्वारा दिया गया था, आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था, है कि नहीं, है कि नहीं। हो सकता है वो लोग भी खोज किए हों, है कि नहीं, लेकिन बहुत पहले ही बताया जा चुका था इस चीज़ के बारे में। आर्यभट्ट ने नया रास्ता दिखाया, उन्होंने दिखा दिया कि विज्ञान की खोज का रास्ता धार्मिक विश्वासों के रास्ते से जुदा है। वो ये कह करके दिखा दिए, ये करके दिखा दिए, ऐसा प्रयोग करके दिखा दिए कि विज्ञान की खोज का जो रास्ता है वो धार्मिक विश्वासों से क्या है, क्या है। क्योंकि देखो होता है क्या, धार्मिक विश्वास जो है, मान्यता जो है, अगर उसको हम पकड़ करके रखेंगे, है कि नहीं, तो कभी खोज संभव है नहीं, खोज संभव, कभी खोज नहीं होगा, कोई भी खोज नहीं होगा, है कि नहीं। क्योंकि मान्यताएं हमको क्या करता है, मान्यताएं क्या कहता है कि मान लो सीधा, है कि नहीं, जानो नहीं उस चीज को, है कि नहीं। क्योंकि अगर जान लोगे ना उस चीज को तो क्या हो जाएगा, उस चीज का खंडन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए वो बोले कि धार्मिक जो विश्वास है कि नहीं, उससे क्या है, विज्ञान का रास्ता जुदा है, यानी अलग है। वे हमारे देश के महान वैज्ञानिक ही नहीं, एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। और इस प्रकार जो अंधविश्वास को काटता है उसे क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी कहा जाता है कि नहीं। अब क्रांतिकारी का अर्थ समझ में आ रहा है कि एक क्रांतिकारी क्या सब कर सकता है कि नहीं। वो अगर मान लो कि, जैसे मान लो कि कोई बोले कि ये धारणाएं हैं, ये मान्यताएं हैं, तुम इस चीज़ को मान लो, तो एक क्रांतिकारी उस चीज़ को मानेगा, नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा, है कि नहीं। चाहे इसीलिए तो आहुति देना पड़ा ना, वो अपने शरीर को भी देखा। जो क्रांतिकारी होता है वो अपने शरीर का परवाह नहीं करता है, शरीर का परवाह करेगा तब वो क्रांतिकारी बन ही नहीं पाएगा। तो क्रांतिकारी अपने देह भाव को छोड़ देता है कि नहीं, और सीधा क्या करता है, क्या करता है, अपने रास्ते पर चलता है, वो दूसरे के बनाए रास्ते पर नहीं चलता है कि नहीं। अंधविश्वास पे चलने लगा तब क्रांतिकारी कहाँ होगा, तब तो ढोंगी हो गया, नहीं हो गया। तुमको बहुत सारे ढोंगी समाज में देखने को मिलेगा, नहीं मिल जाता। तो वो एक क्रांतिकारी विचारक थे जो तुम्हारे अंदर क्या कर दे, क्रांति बढ़ा दे, है कि नहीं। क्रांति का मतलब अत्याचार हो रहा है कि नहीं, किसी भी मान्यता को वैसे भी नहीं मान लो। श्रुति, स्मृति और पुराणों की परंपरा के विरोध में सही विचार प्रस्तुत करके उन्होंने बड़े साहस का परिचय दिया था और भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान की एक स्वस्थ परंपरा स्थापित की। क्या बोल रहा है, श्रुति का मतलब हो गया कि धर्म ग्रंथ से है कि नहीं। श्रुति कहा जाता है जो सुना हुआ ज्ञान है, जैसे वेद हो गया, है कि नहीं। स्मृति, स्मृति का मतलब हो गया, ये भी धर्म ग्रंथ से ही है कि नहीं, आ रहा है समझ में, जो लिखा हुआ है कि नहीं। और पुराण बोलते हैं ना, बहुत सारे 18 पुराण है कि नहीं। तो ये सब जो लिखा गया उसको क्या किया, उसमें जो परंपराएं दिया हुआ है उसका क्या किया, विरोध किया। और उसका जो सही विचार है उसको माने, और बोला जो सही विचार नहीं है उसको हम मानेंगे ही नहीं, है कि नहीं। और भारत में क्या किए, वैज्ञानिक अनुसंधान की एक स्वस्थ परंपरा स्थापित किया। स्वस्थ का मतलब यानी उसमें कोई चतुराई नहीं हो, छल कपट नहीं हो, है कि नहीं। अंधविश्वास से जुड़ा हुआ नहीं हुआ, मान्यता पर आधारित नहीं हो, जिज्ञासा पर आधारित हो। इसीलिए आज हमने उन्हें आसमान में उठाया है।
आज हम गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? आर्यभट्ट के नाम पर हम क्या करते हैं? गर्व करते हैं। भारत ने अपने पहले कृत्रिम उपग्रह को किसी काल्पनिक देवता का नहीं बल्कि अपने महान वैज्ञानिक का नाम दिया, आर्यभट्ट। तुमको ज्ञात होना चाहिए कि कृत्रिम उपग्रह है कि नहीं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो पहला लॉन्च किया गया उसका नाम क्या दिया गया? आर्यभट्ट नाम दिया गया। ऐसा होता तो किसी काल्पनिक देवी देवता के नाम पे ही क्या करते हैं, क्या करते हैं हम नाम दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। लेकिन ये एक क्या किया, अभूतपूर्व नए काम किए, है कि नहीं, नया खोज किया, नई चीज के बारे में जानकारी दिया। इसीलिए क्या किया, उन्हीं के नाम पर हम क्या किए, इस उपग्रह के नाम दिए, है कि नहीं। आज हम भले ही उनका नाम क्या है बहुत ही गर्व से ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं, लेकिन क्या है वो उसका जो खोज था, है कि नहीं, उनका जो अनुसंधान था, है कि नहीं, वो क्या है, वो भी क्या है, सराहनीय है कि नहीं, जानने लायक नहीं।